चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो है ना वो लगभग 650 से 1200 ईस्वी की आर्थिक व्यवस्था के बड़े बदलाव का काल था, ठीक है, उस टाइम उसका समय था। तो इस युग में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक नई आर्थिक संरचना का उदय हुआ, जिसे कई इतिहासकार भारतीय सामंतवाद यानी इंडियन फ्यूडलिज्म का भी काल मानते हैं, ठीक है। इस समय की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये थी कि ये पूरी तरह से कृषि प्रधान और विकेंद्रीकृत थी, ठीक है। तो जिसमें कि सबसे पहले आता है, हम पढ़ते हैं कृषि, ठीक है। कृषि क्या था? कृषि जिसे कि हम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार था, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या था? ये मुख्य आधार था। ये कैसे? भूदान प्रथा, कृषि का विस्तार, उन्नत सिंचाई व्यवस्था और फसलों की विविधता, ठीक है। तो उसमें राजाओं द्वारा ब्राह्मणों जो कि वो थे ब्राह्मण थे जो लोग हुआ करते हैं, मंदिरों और सरकारी अधिकारियों को बड़े पैमानों पर भूमि दान में दी गई, ठीक है। इससे एक नए जमींदार वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है, जो किसानों को कर वसूलता था। लाइक कि यहीं से क्या था, कृषि व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का मूल्य जो मुख्य आधार था। इस टाइम पे जो कि बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, लाइक कि बड़े लोग नहीं बट जो पंडित हुआ करते थे, है ना, ब्राह्मण, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, सॉरी, है ना। तो जो कि उन्हें वैसे लोगों को भूमि दान दी गई, ठीक है। और उन्हीं को फिर बाद में जबकि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो गई तो उन्होंने वो क्या बन गए, वो भूमि के मालिक बन गए, ठीक है, यानी ज़मींदार बन गए। जिसके बाद फिर उन्हीं का काम क्या हो गया, कर वगैरह वसूलना, है ना। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नॉर्मली कि पहले के टाइम पे जैसे अंग्रेजों के टाइम पर भी इवन जा करके जो कर वसूलते थे कौन थे, वो ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे। फिर कृषि का विस्तार, है ना। कृषि का विस्तार कैसे? वो जो दान में दी गई बंजर और जंगली ज़मीनों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया, जिससे कि कृषि का बहुत ही विस्तार हुआ। फिर उन्नत सिंचाई की अगर बात करें तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए शासकों और स्थानीय सभाओं ने सिंचाई के लिए कई इंतजाम किए, ठीक है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में चोल शासकों ने कावेरी नदी पर नहरें बनवाई और उत्तर भारत में रहट का प्रयोग हुआ, ठीक है, जो कुओं से पानी निकालने के लिए बढ़ा। तो इस टाइप से कई सारी चीज़ें थी। अब आते हैं बात व्यापार पर, ठीक है। व्यापार जिसे हम ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यापार सबसे पहले क्या था? आंतरिक व्यवस्था, ठीक है, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार। तो आंतरिक व्यापार क्या था? मतलब कि सबसे पहले कि जो उस टाइम पे व्यापार था, प्रारंभिक मध्यकालीन के प्रथम चरण थे, वो 650 से 900 ईस्वी के बीच में माना जाता है, ठीक है। उस टाइम में व्यापार में बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर द्वितीय चरण की बात करें तो 900 से 1200 ईस्वी में इसका पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान यानी कि इन चीज़ों में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं आंतरिक एवं विदेशी व्यापार की। तो आंतरिक व्यापार का मतलब कि जो गांव आत्मनिर्भर हो गए थे ना, तो इसलिए स्थानीय स्तर पर साप्ताहिक बाजार हो, जैसे कि हट के माध्यम से व्यापार होता था, है ना। लंबी दूरी का आंतरिक व्यापार थोड़ा कम हो गया था, लाइक कि जो कि गांव अपने आप में वो आत्मनिर्भर हो गए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मार्केट में अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया अपने ही इलाकों में, जिससे कि उन्हें दूर दूर तक जाने का जो समय था वो बच गया उनका। फिर आता है विदेशी व्यापार, है ना। विदेशी व्यापार में क्या, भारत का जो कि समृद्धि व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन के साथ बढ़ा था, ठीक है। चोल राजाओं ने इन व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। वही भारत के पश्चिम तट, गुजरात और मालाबार में से अरब व्यापारियों के माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता रहा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं उद्योग की, ठीक है, तो उद्योग क्या है कि उद्योग और जिसे कि हम इंडस्ट्री कहते हैं, राइट। तो उद्योग और शिल्प, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट,
तो उस टाइम पे क्या हुआ कि शहरी केंद्रों के कामकाज होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिल्प और कुटीर उद्योगों का विकास जारी रहा। लाइक उद्योग में क्या होता है सिंपली कि हर कोई ना अपने अपने स्थान पर, लाइक हर किसी के अंदर एक एक टैलेंट है, ठीक है। कोई अगर मटका अच्छा बना सकता है तो कोई कारपेंटर काम अच्छा कर सकता है उस टाइम पे। उसी तरह से अगर क्या था वहाँ पर कि वस्त्र उद्योग था, है ना, लोगों का इंटरेस्ट था। एक तरफ से तो किसान वगैरह काम कर रहे थे, बट दूसरी तरफ से उनका पर्सनल भी उद्योग स्टार्ट हो रहा था जिसमें कि वस्त्र उद्योग आता है। तो ये काल कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, है ना। बंगाल का मलमल है, गुजरात का जो सूती कपड़ा और दक्षिण भारत का रेशम उद्योग अत्यधिक उन्नत था, है ना, अत्यधिक लाइक कि प्रचलित था उस टाइम पर। और फिर अगर हम बात करें धातु उपयोग यानी कि शिल्प वगैरह की, तो क्या है, युद्ध के हथियारों, कृषि उपकरणों और मूर्तियों के निर्माण के लिए धातु उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना। चोल काल में बनी कांसे की मूर्तियाँ जैसे कि नटराज की मूर्ति भी जो मिली थी, कब से, वो चोल के राज्यकाल से ही मिली थी। उस समय के उत्कृष्ट धातु शिल्प का उदाहरण थे, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है कि अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार दोनों पर ही आधारित थी, समझे। तो ये हमारा कौन सा खत्म हुआ, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन, ठीक है, ये याद रखना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमिदान प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो भूमिदान जो प्रणाली थी, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, तो भूमिदान प्रणाली में राजा जो थे वो ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए प्लीज। मंदिरों और अधिकारियों को भूमि दान देते थे, ठीक है, जिसका कि प्रभाव क्या पड़ा, कृषि विस्तार हुआ, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये चीज, उससे कनेक्टेड है, पूरा सेम ही है ये। सामंतवाद का विकास हुआ, स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, भूमिदान प्रणाली के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाए गए। प्रारंभिक मध्यकालीन समाज की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उसमें क्या आता है, पहली विशेषता, वर्ण स्वास्थ्य मजबूत हुई, ठीक है। वर्ण व्यवस्था यानी कि जो वहाँ पे लोगों के बीच जो व्यवस्था होनी चाहिए नॉर्मली, वो चीज़ें उनको मिली, ठीक है। उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए या जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी उनको उसमें मदद मिली। जातियों की संख्या बढ़ी, ठीक है, अलग अलग जातियों का विकास हुआ। सामंत वर्ग का विकास हुआ, ठीक है। ग्रामीण समाज का विस्तार हुआ, ग्रामीण समाज यानी कि गांव के लोगों का विस्तार हुआ। समाज अधिक संगठित और वर्गीकृत हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत भी है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में विशेषताएं क्या थी कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, ठीक है, जाति भेदभाव का विरोध, जाति भेद का विरोध, सरल पूजा पद्धति, ठीक है, बहुत आसान पूजा पद्धति वगैरह का यूज करने लग गए। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, यानी कि हर एक स्थान पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो उसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ा। जैसे कि आज भी अगर हम देखें तो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आप बिहार से हो और अगर आप चले गए सीधा साउथ की तरफ चले गए तो आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, और सेम अगर वो सीधा चले गए नॉर्थ की तरफ तो वहाँ की लैंग्वेज बोलने में दिक्कत होगी उनको। तो वैसे ही करके, लेकिन अपनी अपनी जगह पर दोनों का विकास हुआ ना, सेम वैसे ही। इसका महत्व क्या था, महत्व की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने धार्मिक और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया, ठीक है। जो भक्ति आंदोलन था उसने क्या करा, धार्मिक और सामाजिक सुधार यानी इन दोनों पे उन्होंने बहुत बल डाला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, है ना, आलवार और नैनार संतों की भूमिका का वर्णन कीजिए, बताइए। तो जो अलवार थे और नैनार थे, है ना, इन संतों की भूमिका बतानी है ना इसमें। तो अलवार क्या रहे, अलवार और नैनार संत की बात करें तो दक्षिण भारत, जो कि विशेषकर तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन जो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच के मुख्य प्रवर्तक थे, ठीक है। इन्होंने समाज में गहरे धार्मिक और सामाजिक सुधार किए, ठीक है। और जैसे कि अलवार की अगर हम बात करें तो अलवार किसके लिए फेमस थे, विष्णु भक्त संत थे वो, ठीक है। वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। इन्होंने भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे कि
कृष्ण राम की जो प्रेम भक्ति का संदेश था वो फैलाया। तो इनका मानना था कि विष्णु की जो शरण में जाने से ही मोक्ष मिलता है। लाइक हर एक का अपना था ना, वैसे अलवार क्या थे, विष्णु भक्त माने जाते थे। तो उनका मानना था अगर विष्णु के चरणों में आप जाते हो तो आपको लाइक आपको मोक्ष प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ जो नैनार थे, नैनार क्या थे, वो शिव भक्त थे, ठीक है। तो शैव धर्म का प्रचार करते थे। तो इन्होंने भगवान शिव की असीम शक्तियों और करुणा का प्रचार किया, ठीक है। इनके अनुसार शिव की भक्ति ही परम सत्य और मुक्ति का मार्ग है, ठीक है। और गोदान दोनों ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। मीन्स दोनों ही अपने अपने उसमें थे, लाइक दोनों का ही अपना अपना पक्ष था कि एक विष्णु के बारे में बताता था, एक शिव के बारे में, बट दोनों ने ही क्या करा, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, यानी भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रमुख शैलियों की बात करें तो क्या है, नागर शैली है ना, उत्तर भारत और ऊंचे शिखर, ठीक है। और फिर द्रविड़ शैली में कौन आते हैं, जो दक्षिण भारत है, या विशाल गोपुरम। वेशर शैली में आते हैं नागर और द्रविड़ का मिश्रण, ठीक है। और निष्कर्ष देखेंगे तो इन शैलियों ने भारतीय स्थापत्य कला को समृद्ध बनाया है ना। नॉर्मली यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है, उनके बारे में वर्णन करना है आपको। उत्तर भारत, जो कि इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। नागर शैली के बारे में बताना है आपको, थोड़ी द्रविड़ शैली के बारे में बताना है, वेशर शैली के बारे में। तो इसको आपको उसमें अच्छे से लिखना है ना, जितना आपको आए उतना आप इसको लिख, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि नागर शैली में अगर उत्तर भारत की बात करी जाए, इसमें हिमालय वगैरह आ जाते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली जो है ना, जो मंदिर वगैरह हैं, उनके जो शिखर हैं बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, राइट। उसी तरह द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत आ जाता है, जिसमें कि विशाल गोपुरम आता है। और फिर अगर हम बात करें वेशर शैली में, तो इसमें क्या है, इसको मिश्रित शैली भी कहते हैं, ठीक है। मिश्रित शैली यानी कि मिले जुले वो जगह मिलेंगे आपको, जिसमें कि नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय को हम नॉर्मली जानते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जो था वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइक कॉलेज हुआ करता था एक टाइम पर, कि देश दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, बहुत महान ज्ञान पाया करते थे। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, है ना। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। विदेशी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी भी। देन क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महत्व बताइए। तो इसमें क्या था कि धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था, बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था, ठीक है। यानी कि ये जो विक्रमशिला है और जो नालंदा है, ये और थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है, ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं, बट दोनों की जो विशेषताएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, ओके। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमणों का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, महमूद गजनवी कौन थे, ये आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। तो जो महमूद गजनवी थे, या उनको हम महमूद गजनी भी कहते हैं, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी का एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। और गजनी यानी कि आधुनिक अफगानिस्तान के गजनवीर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। तो भारतीय इतिहास में उसे उत्तर भारत में 17 विनाशकारी सैन्य हमलों और 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच और भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटने के लिए जाना जाता है, ठीक है। जिसमें कि उसके प्रमुख तथ्य क्या थे कि 17 आक्रमण किए उसने, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, प्रभाव क्या पड़े, आर्थिक क्षति हुई। नॉर्मल सी बात है ना, कहीं भी आक्रमण हुआ तो वहाँ पे आर्थिक क्षति होती है। फिर उत्तर भारत में अस्थिरता आई। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल,
तराइन के युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। तो तराइन का जो युद्ध था वो प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, जो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई जिसमें, ठीक है। द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई। फिर परिणाम क्या हुआ, राजपूत शक्ति कमज़ोर हो गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ आता है, ठीक है, मोड़ माना जाता है। ओके, तो यहाँ तक था आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है, राइट। कहीं मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा है, कहीं पे नहीं किया है, बट आपको इसे अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के अंदर, है ना। तो समझ के लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझने के बाद ना बंदा स्टोरी लिख सकता है पूरी, ठीक है। तो वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम बेस्ट रिवीजन ट्रिक मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, जिसमें क्या है, अगर पाल के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म था, नालंदा और धर्मपाल, ठीक है, ये आपको इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रकूट की बात करें तो कैलाश मंदिर और अमोघ वर्ष था, इससे जुड़ा हुआ है। प्रतिहार की अगर बात करें तो अरबों का प्रतिरोध और मिहिर भोज, ये इससे जुड़ा हुआ है। चोल, ग्राम सभा, नौसेना और जो कि राजराज प्रथम था, उससे जुड़ा हुआ है। भक्ति, जो आलवार और नैनार थे, है ना, जो भक्ति के लिए बहुत जाने जाते थे, विष्णु भक्त और शिव भक्त। स्थापत्य, जिसमें कि नागर, द्रविड़ और वेसर आते हैं। फिर अगर लास्ट में देखें तो तुर्क, जिसमें गजनवी, गौरी और तराइन, जो कि 1192 का जो वॉर था, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर इसी तरह के और वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे जुड़े और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।